हेलो एवरीवन, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे बाकी के टॉपिक रह गए थे, जो बचे हुए टॉपिक रह गए थे, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उन सभी को आज यहाँ पे इस क्लास के अंदर खत्म करेंगे। और ये चैप्टर यहाँ पे आज की ये क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी फर्स्ट चैप्टर की। और फर्स्ट चैप्टर कौन सा करा रहे हैं हम लोग? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कूलम्ब लॉ, जो कि आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लेक्चर नंबर 7 है मेरा ये, ठीक है लेक्चर। और इससे पहले मेरी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वहां पर क्लिक करिए और सारी वीडियो को सीक्वेंस के साथ देखिए। उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो उसका मजा आपको कुछ अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी अगर सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग देखेंगे वीडियोस को थ्रू, ठीक है। और वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से देखना है और उनके नोट्स भी बनाने हैं। अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप चाहते हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर वीडियो को बिना देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में मैं कौन कौन से टॉपिक कराने वाला हूँ उसको देख लीजिए। तो मैं आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। इसको डिस्कस करने वाला हूँ बच्चों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ को डिस्कस करेंगे। यानी कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, उसकी फॉर्म क्या होती है, उसका सत्यापन क्या होता है, उन सब चीजों को हम यहाँ पे आज जानेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो बच्चों हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों का वितरण क्या होता है बच्चों? आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण। तो इसको भी हम लोग आज जानेंगे, आवेशों का वितरण क्या होता है इसको भी जानेंगे। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे किसको? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अच्छा, पिछले साल जो कि आप लोगों को 5 इयर्स की क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं आप लोगों को, तो जितने भी 5 साल में जितने क्वेश्चंस आए हुए उन सबको मैं डिस्कस करूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में इन दो टॉपिक को कवर करने वाला हूँ यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपकी नजरों के सामने कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण, यानी कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है इसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता है, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, तो कोऑर्डिनेट के अंदर बच्चों दो एक्सिस होती है हमारी। कितनी एक्सिस होती है? दो एक्सिस। तो मैं यहाँ पे दो एक्सिस ले लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए बच्चों की मैंने एक एक्सिस ले ली है, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या? एक्स एक्सिस। और इसके परपेंडिकुलर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ये हमारी क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस है। ये क्या है बच्चों? हमारी एक्स एक्सिस है। और इस वाली एक्सिस को हम लोग बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्लियर? अच्छा, इसी के साथ बच्चों आपको पता है कि ये हमारा क्या होता है? ओ पॉइंट। जो ओ पॉइंट है इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? ओरिजिन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? ओरिजिन के नाम से। तो इसको हम जानते हैं ओरिजिन के नाम से। और हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों ओरिजिन को? तो ओरिजिन को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु, ठीक है। अच्छा बच्चों, अच्छा इस मूल बिंदु से बच्चों मैं यहाँ पे क्या लूंगा? यहाँ पे स्थिति लूंगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ से ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, मान लीजिए इस तरीके से कि R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बच्चों? R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जिसको मैंने कह दिया यहाँ पे बच्चों, कलर चेंज करते हैं, जिसको मैंने कह दिया यहाँ पे Q1। क्या कह दिया? Q1 कह दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से R2 डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, जिसको मैंने कह दिया क्या? Q2 कह दिया। क्या कह दिया बच्चों? Q2 कह दिया। इसको मैंने कह दिया Q2। इसको मैंने कह दिया Q2, ठीक है। इसको मैंने कह दिया Q2। तो इसको मैं, ठीक है। तो बच्चों ये Q1 Q2 जो चार्ज पार्टिकल दे रखे हैं यहाँ पे। अब बच्चों ध्यान से देखिए कि Q1 और Q2, तो आपने कूलम्ब का नियम पढ़ा होगा कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल r डिस्टेंस पे सिचुएटेड होते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। तो बच्चों मैं सबसे पहले इसकी डिस्टेंस बना देता हूँ कि ये जो दूरी है बच्चों ओरिजिन से, तो इसकी जो डिस्टेंस है बच्चों ये है हमारे यहाँ पे R1। कितनी डिस्टेंस है? R1। और ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों ये है इसकी R2 डिस्टेंस। कितनी है? R2 डिस्टेंस, ठीक है। अब ये दो चार्ज पार्टिकल अगर एक बीच, इनके बीच की दूरी r है, मान लीजिए एक निश्चित दूरी पर रखे हुए, तो इनके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? तो बच्चों इनके जो भी, अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो मान लीजिए बच्चों की इसने फोर्स लगाया, इसने यहाँ पे फोर्स लगाया,
इसने यहाँ पे फोर्स लगाया एक, और एक फोर्स बच्चों इसने लगाया इधर, फोर्स बच्चों इसने इधर लगाया। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, इसने जो फोर्स लगाया इधर, तो इधर इसने फोर्स लगाया, मान लीजिए F21, क्या लगाया बच्चों, F21। तो F21 का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ F21, F21 आवेश, आवेश Q2 पर बल, आवेश Q2 पर बल, आवेश Q1 के कारण, यानी कि Q1 आवेश के कारण Q2 पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है, यानी आवेश Q2 पे बल Q1 के कारण। इसी तरीके से बच्चों ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इधर का फोर्स बच्चों मैंने कह दिया F12, क्या कह दिया, F12। तो F12 का मतलब क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो F12। अच्छा, इनके ऊपर एरो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या आता है, हमेशा एरो आता है। ठीक है, तो आवेश, आवेश Q1 पर बल, Q1 पर बल, आवेश Q2 के कारण। तो बच्चों बिल्कुल सेम है, देखिए आप यहाँ पे, तो ये वाला जो इस पे फोर्स लगा है F21, तो F21 का मतलब क्या है, आवेश Q2 पे बल, किसके कारण, Q1 के कारण, यानी Q1 बल लगा रहा है किस पे, Q2 पे। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या F12, यानी आवेश Q1 पे बल किसके कारण, Q2 के कारण। क्लियर है। अच्छा, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है बच्चों, मैं मान लेता हूँ क्या है बच्चों, R21, ये वेक्टर क्वांटिटी तो एरो, तो इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों किधर है, इधर, यानी फोर्स इधर लग रहा है। अब इसी तरीके से बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो इसके बीच का सेपरेशन सदिश, सदिश क्या होगा बच्चों, R12, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इधर। क्लियर है। तो अब इनका क्या मतलब होता है वो भी देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा R1। तो R1 क्या है बच्चों, आवेश, आवेश Q1 की, Q1 का स्थिति सदिश, क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और स्थिति सदिश को हम कहते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। आपने 11th में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर। चलिए, अच्छा, R2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो R2 का मतलब होता है आवेश Q2 की स्थिति, आवेश Q2 का स्थिति सदिश। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ R21, R12 की बात करता हूँ। तो R12 का मतलब क्या है, तो आवेश, आवेश Q1 की स्थिति, स्थिति Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष, यानी कि इसकी Q2 के सापेक्ष Q1 की क्या पोजीशन है उसके बारे में बात करना हूँ। अब बच्चों R21 का मतलब आप लोग खुद बता सकते हैं क्या होगा, आवेश जो पहले लिखा है उस पर बल लगेगा, आवेश Q2 की स्थिति सदिश, स्थिति Q1 के सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकालता हूँ, यहाँ से सॉरी यूनिट वेक्टर निकालता हूँ, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से इसके यूनिट वेक्टर निकालूं, तो इसका देखिए ध्यान से, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, एकांक सदिश, एकांक सदिश। और एकांक सदिश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एकांक सदिश को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आर किसका निकाल रहा हूँ, R12 का निकाल रहा हूँ, तो इसका अगर इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ बच्चों, कैप लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, कैप, इसको टोपी पहना देते हैं हम लोग। क्या होता है बच्चों, तो आपको पता है इसका किस तरीके से निकालते हैं, जैसे आपको अगर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 + 4j + 5k, तो अगर बच्चों इसका यूनिट वेक्टर पूछता है, क्या पूछता है बच्चों, इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप, तो जो वेक्टर दे रखा है वो, और उसका निकाल दो बच्चों क्या, मॉड, क्या निकाल दो, मॉड, जो वेक्टर दे रखा है उसको ऊपर रखो, उसका निकाल दो मॉड, अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये वाली बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए।
तो इसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसका भी पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकालूं, अगर मैं इसका भी यहाँ पे पोजीशन वेक्टर यहाँ पे निकालूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी ये जो वेक्टर है इसका क्या आएगा, मोड, यानी लिख सकता हूँ R12 का एकांक सदिश, एकांक सदिश, एकांक सदिश। ठीक है। अब इसी तरीके से बच्चों इसका निकालूं मैं यूनिट वेक्टर, अगर मैं बात करूं इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, यानी एकांक सदिश, एकांक सदिश किसका निकाल रहा हूँ बच्चों, R21 का एकांक सदिश निकाल रहा हूँ। तो इसका क्या होगा बच्चों, R21 का एकांक सदिश। तो एकांक सदिश निकालने का भी मैंने बता दिया, वेक्टर को ऊपर रखो, उसका मॉड नीचे डिवाइड कर दो, एकांक सदिश। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, यहाँ पे देखिए कि ये दोनों फोर्स जब भी कोई भी दो चार्ज पार्टिकल एक निश्चित डिस्टेंस पे फिक्स होते हैं तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कूलाम का नियम लगता है। कौन सा लगता है, कूलाम का नियम। तो बच्चों ये इस पर फोर्स लगा रहा है F21 और ये लगा रहा है F12, इनका मतलब आपको पता है कौन सा फोर्स इस पर फोर्स लगा रहा है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे कूलाम का नियम लगाऊं बच्चों, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अगर मैं कूलाम्स के नियम के अकॉर्डिंग बात करूं, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों कि F12 का मतलब क्या है बच्चों, आवेश Q2 पे बल Q1 के कारण। ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों, F21 का आवेश Q2 पे बल Q1 के कारण। तो मैं यहाँ पे बच्चों निकालता हूँ। ठीक है। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे निकालू F12, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, F12 बराबर, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2, कोई चार्ज पार्टिकल तो दोनों फिक्स है, Q1 Q2 ही दे रखे हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने F12 लिया, तो F12 की डिस्टेंस क्या है बच्चों, F R12 है, यानी ये वाला जो 12 है यानी R12 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, तो बच्चों कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल एक सेपरेट डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उनके बीच में कूलाम्स का नियम लगता है। तो मैं अगर यहाँ पे बच्चों बात करूं F12 की, तो F12 का मतलब मैंने बता दिया, तो इसमें अगर फोर्स निकालूं तो यहाँ पे F12 बराबर, कूलाम के नियम में लगाऊं यहाँ पे, तो F12 बराबर क्या होगा बच्चों, कूलाम का नियम क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, R स्क्वायर, R स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा, क्या आएगा, यूनिट वेक्टर। तो R12, तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है। तो इतनी जो वैल्यू है बच्चों, इतनी वैल्यू, ये रिप्रेजेंट किसका, ये क्या है बच्चों, ये परिमाण को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको, परिमाण को। और ये जो इतनी वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिशा को, इसकी डायरेक्शन को। ठीक है। तो ये डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ बच्चों सेकंड, यानी F21 निकालू इसी प्रकार से, तो F21, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर आएगा बच्चों, तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा, R21, क्या आएगा, R21। तो आपको पता है बच्चों ये भी, ये वैल्यू भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है बच्चों, परिमाण है, और ये क्या है, दिशा, दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर से। तो अगर बच्चों हम जानते हैं देयरफॉर यह कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश, सदिश निरूपण। तो अगर यहाँ पे दिखाऊं देयरफॉर, तो बच्चों आप जानते हो आर, इसका जो स्थिति सदिश है ये किसके बराबर होगा, R21,
इसी, और ये आएगा माइनस। माइनस क्यों बच्चों? कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का क्या करता है, फॉलो करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इसकी वैल्यू उठा के अगर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूं, यहाँ पे किसमें रख दूं बच्चों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर ये वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट क्या बच्चों, एफ 12 बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखिए, R12 की जगह पे क्या रख सकता हूँ, माइनस का R21 पर यूनिट वेक्टर। तो माइनस बाहर निकाल देंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, F12 बराबर माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इसकी डायरेक्शन। यानी मैंने बच्चों यहाँ पे R12 की जगह पर क्या रख दिया बच्चों, R21 रख दिया। क्या रख दिया, R21। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इतनी जो वैल्यू, ये क्या बन गया बच्चों, F12 बराबर माइनस के F21। क्या आ गया, माइनस के F21। और मुझे बच्चों यही लेके आना था, मुझे बच्चों यही लेके आना बस। तो ये बच्चों क्या है यहाँ पे, कि यह कूलाम का नियम, कूलाम का नियम न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करता है, पालन करता है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चों क्या है, आपने एक्शन रिएक्शन लॉ पढ़ा होगा, एक बॉडी पे जितना फोर्स लगाते हैं वो बॉडी भी आपको उतना ही फोर्स लगाती है। तो माइनस यहाँ पे वही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम जान लेते हैं बच्चों यहाँ पे, हाँ अब आवेशों को वितरण के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, कि आवेशों का वितरण क्या होता है यहाँ पे। तो बच्चों आवेशों का वितरण मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चों, 3 प्रकार से। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आवेश मुख्यतः 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला होता है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब इन तीनों को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई चालक छड़ है, इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे बच्चों कि कोई एक चालक छड़ है, ठीक है, ये कोई एक चालक छड़ है जिसपे बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, इसको पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। और इसकी जो लेंथ है बच्चों, वो क्या है, वो इसकी जो लेंथ है वो मैंने मान ली क्या है बच्चों, एल है। तो किसी चालक की, ध्यान से समझिए, किसी चालक की पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। इसकी डेफिनेशन से आप समझेंगे, इसको लिखिए यहाँ पे, छापिए फटाफट से। तो इसको लिखिए, किसी किसी चालक की, किसी चालक की एकांक एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे बच्चों, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, किसी तो बच्चों इसको किससे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या होता है बच्चों? लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लैम्डा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्यू क्या है बच्चों? तो क्यू यहाँ पे क्या है? तो क्यू यहाँ पे बच्चों आवेश है। एल यहाँ पे क्या है बच्चों? लंबाई है। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा इसकी मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों? कूलाम अपॉन मीटर। कूलाम अपॉन मीटर। ठीक है, दूसरा, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करना चाहूँ, विमा, तो विमा क्या होगी बच्चों इसकी? तो विमा क्या होगी बच्चों इसकी? तो विमा क्यूब चार्ज की क्या होती है बच्चों? 80। तो ये क्या हो जाएगा? 80, और नीचे क्या है बच्चों? एल, तो ये हो जाएगा 80 एल माइनस 1। इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि एल नीचे आएगा तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों? तो क्षेत्रीय आवेश घनत्व जो होता है बच्चों, किसी चादर की, जैसे मान लीजिए कोई एक चादर है, कोई एक चादर है, और जिस पर बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है, और इसका जो एरिया बच्चों में मैंने मान लिया n। तो किसी चालक के पर यूनिट लेंथ यानी पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज प्रेजेंस रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसको लिखिए बच्चों, किसी चालक चादर के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं किसी चादर के, यानी पर यूनिट लेंथ, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहाँ पे आपको ये पता ही है ये क्या है बच्चों? आवेश है, अभी बता दिया था। और नीचे वाला क्या है बच्चों? तो नीचे वाला यहाँ पे है क्षेत्रफल। ठीक है, और इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बच्चों क्या? सिग्मा। सिग्मा क्या पढ़ते हैं बच्चों? सिग्मा। अच्छा, यूनिट क्या होगी बच्चों इसकी? तो यूनिट क्या होगी इसकी? तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी बच्चों? विमा क्या होगी इसकी? विमा, तो इसकी विमा क्या होगी? तो 80, और एल बच्चों नीचे है तो ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 80 L-2, ये क्या है बच्चों? इसकी विमा है। ठीक है, चलिए तीसरा हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्या बचा बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? तो आयतन आवेश घनत्व बच्चों क्या होता है? किसी किसी घन के, जैसे कोई क्यूब है, मान लीजिए इस तरीके से कि कोई ये क्यूब है। ठीक है, ये कोई एक क्यूब है इस तरीके से। कि ये हमारा एक क्यूब है, और ये बच्चों ये क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है बच्चों? ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस तरीके से फैला हुआ है। ठीक है,
तो बच्चों इसके एकांक आयतन में, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया क्या है, v है। तो किसी चालक के किसी घन के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी, रो इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अच्छा यहाँ पे ये क्या है बच्चों, तो ये आवेश है, क्यू यहाँ पे आवेश है, बी यहाँ पे आयतन है, और ये रो जो है बच्चों, इस सिंबल को हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, रो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, रो पढ़ते हैं। अब बात करता हूँ इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी बच्चों, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। क्या होगी, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या होगी इसकी, तो बच्चों क्या हो जाएगी, ए टी एल माइनस थ्री। ये क्या हो जाएगी, डायमेंशन। मीटर क्यूब की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब होती है। क्या होती है, एल क्यूब होती है। क्लियर है। तो अच्छा, अब तो आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देखिए, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।